आपका स्टडी विद गोविंद के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं गोविंद जांगीड़। हम लोगों ने भारत के भूगोल की शुरुआत की थी और पहला ही टॉपिक भारत का सामान्य परिचय लिया था पिछली क्लास में। भारत के परिचय में हमने पिछली क्लास में भारत की स्थिति, आकार, विस्तार और क्षेत्रफल पर चर्चा की थी। इसी भारत के परिचय को आगे बढ़ाते हुए इस बार हम पार्ट 2 में भारत के सीमांकन पर चर्चा करेंगे। मित्रों, हमारी जो भारत की सीमा है वो दो भागों में बटी हुई है। एक तरफ जहां भारत की सीमा स्थलीय भाग के लगती है, स्थलीय सीमा कहलाती है, तो वहीं हमारी दूसरी सीमा जो है वो आपके तटीय सीमा है, समुद्र से लगती है, समुद्र तटीय सीमा कहलाती है। तो याद रखिएगा, एक तो स्थलीय सीमा है और एक क्या है आपके समुद्री सीमा है। ये जो हमारी स्थलीय सीमा है इसकी कुल लंबाई है आपके 15,200 किलोमीटर। एग्जैक्टली बताओ अगर आपको तो 15,106.7 किलोमीटर लंबी है हमारी स्थलीय सीमा, जो मुख्य रूप से 7 देशों से लगती है। अगर इन 7 देशों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा हमारी स्थलीय सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ। 4,096.7 किलोमीटर लंबी सीमा है स्थलीय बांग्लादेश के साथ। सेकंड हाईएस्ट लगती है हमारी सीमा चीन के साथ, 3488 किलोमीटर लंबी सीमा। फिर थर्ड हाईएस्ट मित्रों पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा लगती है। ये सीमा है आपके 3323 किलोमीटर लंबी सीमा। फिर हमारी सीमा नेपाल के साथ लगती है 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर नेपाल के साथ है। फिर आती है आपके म्यांमार के साथ हमारी सीमा, ये है आपके 1643 किलोमीटर लंबी सीमा। फिर आ जाती है मित्रों हमारी सीमा भूटान के साथ, और भूटान के साथ हमारी सीमा लगती है 699 किलोमीटर। और लास्ट एंड फाइनल सबसे कम हमारी सीमा जो लगती है वो लगती है मित्रों आपके अफगानिस्तान के साथ में। अफगानिस्तान ये मित्रों आपके मात्र जो है सीमा 89 किलोमीटर लंबी सीमा है। तो ये 7 देशों के साथ हमारी सीमा लगती है, जिसमें सबसे ज़्यादा सीमा आपके किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है स्थलीय सीमा, और न्यूनतम जो स्थलीय सीमा है वो हमारी किसके साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ। मित्रों, स्थलीय सीमा के साथ साथ भारत की जो सीमा है वो समुद्र के तट पर भी लगती है। तो ये जो आप सीमा देख रहे हो, एक तरफ अरब सागर से और एक तरफ बंगाल की खाड़ी से समुद्र तटीय सीमा है। और इसके साथ ही साथ मित्रों आपके बंगाल की खाड़ी में द्वीपों के रूप में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जिनके चारों तरफ भी समुद्री सीमा है, और लक्षद्वीप समूह के रूप में भी जो है आपके समुद्री सीमा बनती है। तो अगर हम लोग बात करें समुद्री सीमा की कुल लंबाई की, तो ये आ जाती है 7516.6 किलोमीटर लंबी हमारी समुद्री सीमा है, जो मुख्य रूप से कितने भागों में बटी हुई है? 2 भागों में। एक तो आपके मुख्य भूमि की समुद्री सीमा, मुख्य भूमि की समुद्री सीमा, जो ये वाली आपकी सीमा है, ये मुख्य भूमि की है। इसके अलावा दूसरी देखें तो क्या है? द्वीपों के रूप में हमारी समुद्री सीमा है, द्वीप समूह के रूप में हमारी सीमा है। तो मुख्य भूमि की अगर मैं बात करूं मित्रों आपके, तो मुख्य भूमि की जो समुद्री सीमा है वो है 5422.6 किलोमीटर लंबी। याद रखिएगा मित्रों, यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, मुख्य भूमि की जो समुद्री सीमा है वो 5422.6 किलोमीटर है, लेकिन NCERT के अकॉर्डिंग भारत की जो मुख्य भूमि की सीमा है वो कितनी है आपके? 6100 किलोमीटर है। अधिकतर नोट्स में, अधिकतर किताबों में आपको यही मिलेगी 6100 किलोमीटर। याद रखिएगा, NCERT के अकॉर्डिंग है। अदरवाइज अगर हम लोग देखें तो भारत की मुख्य भूमि की सीमा कितनी है? तटीय सीमा जो कितनी है वो है 5422.6 किलोमीटर। द्वीपों की जो है वो है आपके 2094 किलोमीटर समुद्री सीमा है। 5422.6 और 2094 को जोड़ोगे
तो टोटल हमारी सीमा कितनी हो जाएगी, 7516.6 किलोमीटर समुद्री सीमा हो जाएगी। अगर मित्रों हम लोग इस मुख्य भूमि और द्वीप समूह पर स्थित समुद्री सीमा की बात करें तो इस सीमा पर हमारी जो तटीय सीमा है इस पर आपके टोटली 9 राज्य व 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थित है। 9 राज्य व 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थित है हमारी इस तटीय सीमा पर। समुद्र की सीमा पर 9 राज्य हैं और 4 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। इनको याद रखना हो तो बिल्कुल इजी है मित्रों, आप लोग याद रख सकते हो। AGATM को KPL GPD, तो याद रखना AGATM को KPL GPD, AGATM को KPL GPD। तो ये याद रखोगे तो ऑटोमेटिकली क्षेत्रफल के अनुसार आपको 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश याद हो जाएंगे। A4 हो जाएगा मित्रों आपके अंडमान निकोबार की समुद्री सीमा आपके सर्वाधिक के 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में आपके 1962 किलोमीटर लंबी अंडमान निकोबार की समुद्री सीमा है। बिल्कुल इजीली याद रख सकते हो। चीन के साथ भारत का युद्ध भी कब हुआ था, 1962 के अंदर हुआ था। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की समुद्री सीमा भी कितनी है, 1962 किलोमीटर। सेकंड हाईएस्ट समुद्री सीमा बनाता है मित्रों आपके गुजरात। गुजरात की जो समुद्री सीमा है ये है आपके 1214 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा। राज्य के रूप में अगर सर्वाधिक सीमा बनाता है तो वो गुजरात ही बनाता है। अगर केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को मिला ले तो सर्वाधिक सीमा किसकी है, अंडमान निकोबार की है। गुजरात से भी ज़्यादा है समुद्री सीमा। तीसरे नंबर पे देखें तो समुद्री सीमा सर्वाधिक बनती है आपके आंध्र प्रदेश की, जो राज्य के रूप में दूसरी हाईएस्ट है। आंध्र प्रदेश जो है आपके 973 किलोमीटर लंबी क्या बनाता है, समुद्री सीमा बनाता है। फिर आ जाता है मित्रों आपके तमिलनाडु। तमिलनाडु की जो समुद्री सीमा है ये है आपके 906 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा। फिर आ जाता है मित्रों आपके महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र की जो समुद्री सीमा है वो है आपके 720 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा। फिर आ जाता है आपके केरल। तो याद रखिएगा मित्रों, कर्नाटक से भी ज़्यादा सीमा किसकी है, समुद्री, केरल की है। ये है आपके 569 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा जो केरल की है। फिर आ जाता है आपके ओडिशा। ओडिशा की 476 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा लगती है। और फिर आ जाता है आपके कर्नाटक। कर्नाटक की जो है वो 208 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा है। और उसके बाद आ जाता है मित्रों आपके पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की आपके 157 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा है। फिर आ जाता है आपके लक्षद्वीप। लक्षद्वीप समूह की जो समुद्री सीमा है वो है आपके 132 किलोमीटर, जो है लक्षद्वीप समूह की समुद्री सीमा है। उसके बाद बात करूं अगर मैं आपके, तो आ जाता है आपके गोवा। गोवा की जो समुद्री सीमा है वो है आपके 101 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा है। फिर आ जाता है आपके पुदुचेरी। पुदुचेरी की जो समुद्री सीमा लगती है वो लगती है आपके 47.60 किलोमीटर लंबी। और लास्ट एंड फाइनल मित्र आपके आ जाता है दमन एवं दीव समूह की समुद्री सीमा। दमन एवं दीव की समुद्री सीमा लगती है और ये है आपके 42.50 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा है। तो इसमें अगर आप लोग देखें मित्रों तो हमारे यहाँ पे सर्वाधिक जो समुद्री सीमा बनाता है, समुद्र तटीय सीमा, वो कौन बना रहा है, अंडमान निकोबार। और अगर बात करूँ मैं न्यूनतम समुद्री सीमा की, तो न्यूनतम समुद्री सीमा कौन बना रहा है, आपके
दमन एवं दीव। याद रखना, दमन एवं दीव और दादर एवं नागर हवेली का विलय हो चुका है, लेकिन दादर एवं नागर हवेली समुद्री सीमा पर नहीं है। दमन एवं दीव की है तो वो 42.50 किलोमीटर लंबी है। राज्य के रूप में अगर बात करें तो सर्वाधिक समुद्री सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य पूछ ले कौन सा है तो गुजरात हो जाएगा। वहीं न्यूनतम तटीय सीमा वाला राज्य पूछे तो गोवा हो जाएगा। न्यूनतम तटीय सीमा वाला राज्य, तो न्यूनतम तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा गोवा है। और हाईएस्ट समुद्री सीमा आपके किसकी है? तो उसमें ऑप्शन दे दे आपको गुजरात और ऑप्शन ब दे दे अंडमान निकोबार। तो याद रखिएगा मित्रों, गुजरात से भी ज़्यादा समुद्री सीमा किसकी लगती है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की समुद्री सीमा लगती है। इसको अगर हम लोग मैप में देखें मित्रों तो आपके सबसे पहले आ जाता है गुजरात, यहाँ पर समुद्री सीमा बनाता है। फिर आपके महाराष्ट्र बनाता है, महाराष्ट्र के बाद गोवा आ जाता है, फिर आ जाता है आपके कर्नाटक, फिर आ जाता है आपके केरल समुद्री सीमा पर। इधर की तरफ देखें हम लोग तो आपके तमिलनाडु की समुद्री सीमा लगती है। फिर आपके आ जाता है आंध्र प्रदेश समुद्री सीमा पर, फिर आ जाता है आपके ओडिशा और लास्ट आ जाता है पश्चिम बंगाल समुद्री सीमा पर। तो ये हो गए टोटली आपके 9 राज्य जो समुद्री सीमा पर स्थित हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो 4 केंद्र शासित प्रदेशों की समुद्री सीमा लगती है। उसमें आपके एक नंबर 1 पे आ जाता है अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश, जिसकी समुद्री क्या लगती है? सीमा लगती है। दूसरा आपके समुद्री सीमा पर है आपके लक्षद्वीप, जिसकी समुद्री सीमा लगती है। तीसरा जो समुद्री सीमा बनाता है वो यहाँ पर तो है मित्रों दीव, और यहाँ पड़ता है दमन। तो ये केंद्र शासित प्रदेश है दमन एवं दीव। दमन एवं दीव की क्या लगती है? समुद्री सीमा लगती है। उसके बाद अगर बात करूँ चौथा केंद्र शासित प्रदेश जो समुद्री सीमा पर है तो वो तमिलनाडु के यहाँ तट पर स्थित है। इसको बोलते हैं पुदुचेरी। पुदुचेरी के 4 भाग है। पहला भाग पुदुचेरी कहलाता है, दूसरा भाग इसके जस्ट नीचे यहाँ पर स्थित है, ये भी आपके पुदुचेरी का ही भाग है जिसको कारेकल कहते हैं। और ये जो कारेकल है ये पुदुचेरी का ही क्या है? भाग है। एक पुदुचेरी का भाग आंध्र प्रदेश में पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं यमन, यनम। तो ये यनम जो है आपके ये पुदुचेरी का ही भाग है। इसके अलावा पुदुचेरी का एक भाग आपके केरल के तट पर पड़ता है, इसको हम लोग बोलते हैं माहे। तो ये माहे भी किसका है? आपके पुदुचेरी का भाग है। तो याद रखिएगा मित्रों, पुदुचेरी जो है वो 3 राज्यों में फैला हुआ है। इसका जो भाग आपके तमिलनाडु में भी पड़ता है, इसका भाग आंध्र प्रदेश में भी पड़ता है जो यनम कहलाता है, और इसका भाग केरल में भी पड़ता है जो आपके माहे कहलाता है। तो माहे जो है मित्रों भारत का सबसे जो है छोटा जिला भी है, और ये पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का जिला है जो केरल के क्षेत्र में। पुदुचेरी का एकमात्र भाग है जो अरब सागर की ओर है, वो कौन सा है? माहे। तमिलनाडु में 2 है, एक तो पुदुचेरी खुद और एक उसका दूसरा भाग कारेकल कहलाता है, और एक आंध्र प्रदेश। पूछ ले किस में राज्य में पुदुचेरी का भाग स्थित नहीं है, तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के अलावा कोई राज्य दे दे तो उसमें आपके पुदुचेरी का भाग स्थित नहीं है। तो ये 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी समुद्री सीमा लगती है। मित्रों समुद्री सीमा को जो मापने की इकाई होती है दूरी को, वो कहलाती है नॉटिकल मील या समुद्री सीमा, समुद्री मील कहलाती है। तो ये जो नॉटिकल मील या समुद्री मील होता है, इसमें आपके 1 नॉटिकल मील के अंदर 1.852 किलोमीटर होता है। तो 1.852 किलोमीटर में आपके 1 नॉटिकल मील यानी 1 समुद्री मील बनता है। और समुद्री सीमा का जो निर्धारण होता है मित्रों आपके
इसके निर्धारण है तो सबसे पहले हमारी जो तटीय सीमा होती है उसकी बेस लाइन निर्धारित की जाती है। जो आपकी जो समुद्री सीमा कहीं से अंदर जा रही है, कहीं बाहर आ रही है, कहीं अंदर जा रही है, कहीं बाहर आ रही है, तो इसके जो बाएं छोर होते हैं उनको आपस में क्या कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, तो एक बेस लाइन बन जाती है। ये बाएं छोर आपस में मिलाने से इसको हम लोग बोलते हैं बेस लाइन या आधार रेखा कहते हैं। और इसी आधार रेखा से जब हम लोग समुद्री सीमा का निर्धारण करते हैं तो सबसे पहले मित्रों हम लोग जाते हैं कहाँ पे, 12 नॉटिकल मील की दूरी पर। तो 12 नॉटिकल मील तक ये जो इलाका होता है ये हमारा खुद का प्रादेशिक क्षेत्र कहलाता है, या सीमावर्ती क्षेत्र भी कहते हैं इसको। प्रादेशिक क्षेत्र या फिर क्या कहा जाता है, सीमावर्ती सागर कहते हैं, सीमावर्ती क्षेत्र कहते हैं। तो प्रादेशिक क्षेत्र कहो या सीमावर्ती क्षेत्र कहो, इसके ऊपर पूर्ण रूप से हमारा क्या होता है, एकाधिकार होता है। सारा एकाधिकार होता है। प्रादेशिक क्षेत्र या सीमावर्ती सागर पर हमारा पूरा एकाधिकार होता है और ये 12 नॉटिकल मील तक फैला हुआ होता है। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े मित्रों, तो हमारी आधार रेखा से अगर हम लोग 24 नॉटिकल मील की दूरी तक जाएंगे, कितनी दूरी तक जाएंगे, 24 नॉटिकल मील। तो यहाँ आ जाते हैं आपके 24 नॉटिकल मील। लेकिन याद रखिएगा 24 नॉटिकल मील आधार रेखा से है। अगर बात करें सीमावर्ती सागर से कितना है, तो सीमावर्ती सागर से आपके ये 12 नॉटिकल मील ही होता है, क्योंकि 12 नॉटिकल मील तो प्रादेशिक क्षेत्र में चला गया और पीछे 12 नॉटिकल मील बचता है। ये कहलाता है हमारा संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र कहो या संलग्न सागर कहते हैं। यहाँ पर मित्रों हमें वित्तीय अधिकार प्राप्त होते हैं। वित्तीय अधिकार का मतलब होता है कि हम यहाँ पर सीमा शुल्क वसूल कर सकते हैं। अगर कोई जहाज इस क्षेत्र से होकर गुजरता है तो वो हमें शुल्क देकर गुजरेगा। सीमा शुल्क वसूलने का अधिकार होता है, वित्तीय अधिकार हमें प्राप्त होता है। और अगर हम लोग मित्रों इसी आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील दूर जाते हैं, कितने नॉटिकल मील तक, 200 नॉटिकल मील तक दूर जाते हैं, तो ये हमारा जो है अनन्य आर्थिक क्षेत्र आ जाता है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र कितने तक फैला हुआ होता है, तो देखो मित्रों यहाँ जो ये संलग्न क्षेत्र है, यहाँ से अगर हम लोग देखें तो इससे पहले 24 नॉटिकल मील है, तो घटा दीजिए 200 में से कितने बचा, 176 नॉटिकल मील तक ये फैला हुआ होता है। लेकिन आधार रेखा से कितना तक होता है आपके, तो 200 नॉटिकल मील तक होता है। इसको हम लोग EEZ अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर हमें वित्तीय अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन आर्थिक अधिकार प्राप्त होते हैं। आर्थिक अधिकार, कोई भी आर्थिक गतिविधि कर सकते हैं, लेकिन सीमा शुल्क नहीं वसूल सकते हैं। वित्तीय अधिकार हमें प्राप्त नहीं होते हैं, सीमा शुल्क वसूलने का अधिकार नहीं होता हमें, लेकिन आर्थिक अधिकार प्राप्त होते हैं। इसके सारे के सारे जो टर्म्स हैं वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। यहाँ हमें आर्थिक अधिकार मिलते हैं, आर्थिक अधिकार, सीमा शुल्क नहीं वसूल सकते, सीमा शुल्क नहीं ले सकते। और क्या कर सकते हैं, तो आर्थिक अधिकार है तो खनिजों का विदोहन कर सकते हैं। इस क्षेत्र में हम लोग खनिजों का क्या कर सकते हैं, विदोहन कर सकते हैं। साथ इसी साथ मित्रों हम लोग इस क्षेत्र में आपके नवीन द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं, नवीन द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं। तो याद रखिएगा इस क्षेत्र में हमें वैज्ञानिक अनुसंधान करने का भी अधिकार प्राप्त होता है, वैज्ञानिक अनुसंधान का भी अधिकार प्राप्त होता है। लेकिन सीमा शुल्क का अधिकार यानी वित्तीय अधिकार हमें नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ आर्थिक अधिकार होता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अंदर हमें। तो ये सारा जो मैंने लिखा है वो अनन्य आर्थिक क्षेत्र का है आपके। इसके बाद मित्रों आपका जो सागर होता है वो कहलाता है वृहत सागर, जिस पर आपके सार्वभौमिक अधिकार होता है।
मित्रों बड़े बड़े जो देश है अमेरिका वगैरह जो है, इनका जो आपके अनन्य आर्थिक क्षेत्र है वो 300 नॉटिकल मील तक फैला हुआ है। भारत ने भी अपनी जनसंख्या का दावा देकर कि भाई हमारे पास में विश्व की दूसरी हाईएस्ट जनसंख्या है, तो हमें भी क्या दीजिए आप लोग अनन्य आर्थिक क्षेत्र 300 नॉटिकल मील तक दीजिए, इसकी आपके मांग की है। लेकिन अभी तक हमारा 200 नॉटिकल मील ही है। चलिए मित्रों, इस तटीय सीमा के हमारे फायदे क्या है और हानियां क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। फिलहाल आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। चलिए, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। इस तटीय सीमा की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहले हमने समुद्री सीमा की शुरुआत कर दी है, तो तटीय सीमा के लाभ और तटीय सीमा की हानियों पर हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत की जो तटीय सीमा की हम लोग बात कर रहे हैं, तो तटीय सीमा में हम लोग तटीय सीमा के लाभ और हानियां पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय तटरक्षक बल की जो स्थापना की गई थी, ये स्थापना हुई थी 1977 के अंदर। मुख्यालय कहाँ पर है भारतीय तटरक्षक बल का, तो याद रखिएगा मुंबई के अंदर इसका क्या है, मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। कार्य क्या है भारतीय तटरक्षक बल का, तो याद रखिएगा भारत की जलीय सीमा की सुरक्षा व निगरानी करना। तो भारतीय जलीय सीमा की जो है आपके सुरक्षा और निगरानी करने का काम किसका है, भारतीय तटरक्षक बल का है। 1977 में इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय कहाँ पर है इसका, में है। तटीय सीमा के लाभ, तटीय सीमा के लाभ, भारत की तटीय सीमा के क्या लाभ है, तो याद रखिएगा मित्रों, हमारी जो तटीय सीमा है, तटीय सीमा के कारण भारत की जो दक्षिण भारत की जो जलवायु है, दक्षिण भारत की जलवायु वो समकारी है तथा इससे मानसूनी वर्षा प्राप्त होती है। तो याद रखिएगा हमारा दक्षिण भारत जो है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। इस वजह से उसके उष्ण कटिबंधीय परिस्थितियों को देखें तो हमारा दक्षिण भारत बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए, लेकिन मित्रों हमारे दक्षिण भारत की तटीय सीमा के कारण इसका समुद्री जलवायु का भी प्रभाव पड़ता है, इसलिए ये उतना गर्म नहीं हो पाता है जितना उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का स्थान होता है। तो यहाँ की जलवायु समकारी रहती है आपके उत्तरी भारत के तरह, और ये आपके मानसूनी वर्षा प्राप्त होने में भी सहयोग करता है आपके तटीय सीमा हमारे। इसके अलावा बात करें हम लोग तटीय सीमा, तो तटीय सीमा के कारण भारत आपके बंदरगाहों का भी निर्माण कर सकता है। सोचो अगर हमारी तटीय सीमा नहीं होती तो क्या हम बंदरगाहों का निर्माण कर पाते, तो बंदरगाहों का निर्माण नहीं कर पाते तो व्यापार की दृष्टि से ये आपके महत्वपूर्ण हो जाती है, और अगर बंदरगाह का निर्माण नहीं होता तो ये व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं रह पाते हम लोग इतना। तो हमारी तटीय सीमा व्यापार की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इस पे क्या कर सकते हैं, बंदरगाहों का निर्माण कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। जैसे आप लोग तटीय सीमा पर देखते हैं गोवा पर्यटन की दृष्टि से सबसे विकसित राज्यों में आता है, क्योंकि इसका पूरा का पूरा जो सीमा है वो तटीय सीमा पर्यटन के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं मित्रों तटीय सीमा की, तो तटीय सीमा से हम लोग दूसरे देशों से संपर्क बना सकते हैं, दूसरे देशों से संपर्क बना सकते हैं।
हमारी समुद्री सीमा है, खुलकर हम लोग किसी दूसरे स्थान पर हम लोग जा सकते हैं। अगर हमारी समुद्री सीमा नहीं होती तो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसी देश से क्या लेनी पड़ती, परमिशन लेनी पड़ती। अगर हम लोग चारों तरफ से किसी दूसरे देशों से घिरे हुए होते तो हम आसानी से दूसरे देशों से क्या बना सकते हैं, संपर्क बना सकते हैं। इससे क्या होता है, सीमा विवाद भी नहीं होते हैं, सीमा विवाद भी कम होते हैं। तो समुद्री सीमा के कारण इतने सीमा विवाद नहीं होते हैं। हमारी जो अधिकतर सीमा के विवाद है वो उत्तरी जो स्थलीय सीमा है उसी को लेकर है। तटीय सीमा पर इतने सीमा विवाद नहीं होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। अगर बात करूं मित्रों आपके, तो समुद्री सीमा जो है वो आपके सुरक्षा या सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण। पड़ोस में कोई देश होता नहीं है समुद्री सीमा पर, तो सुरक्षात्मक दृष्टि से भी क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है। और घुसपैठ गतिविधियां कम होती है, घुसपैठ गतिविधियां क्या होती है, कम होती हैं। अगर पड़ोस में कोई देश होगा और सीमा विवाद होगा तो घुसपैठ गतिविधियां, जैसे हम लोग देखते हैं भारत के उत्तरी भाग में, तो घुसपैठ गतिविधियां बनी रहती है, कभी पाकिस्तान की तरफ से, कभी चीन की तरफ से, कभी नेपाल की तरफ से। लेकिन मित्रों दक्षिणी भारत की पूरी समुद्री सीमाएं, पड़ोस में कोई देश है नहीं, लगता हुआ एकदम सटा हुआ, तो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, सुरक्षात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। घुसपैठ गतिविधियां कम होती हैं हमारे इस सीमा पर। और सबसे बड़ी बात है मित्रों, मैंने अभी आपको बताया था, अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो 200 नॉटिकल मील है, वहां तक हम लोग खनिजों का क्या कर सकते हैं, विदोहन कर सकते हैं। तो समुद्री संसाधनों का उपयोग भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे आपके प्राकृतिक गैस है, इसके अलावा मूंगा चट्टाने हैं, इसके अलावा मत्स्य है। तो ये आपके समुद्री संसाधन जो होते हैं इन सब का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। तो इस दृष्टि से अगर हम लोग देखें मित्रों, तो तटीय सीमा हमारे लिए बहुत क्या होती है, लाभदायक होती हैं। पर तटीय सीमा की कुछ क्या होती है, हानियाँ भी होती है। इसमें सबसे बड़ी हानि होती है प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा का खतरा रहता है। जैसे समुद्री सीमा पर रहने वाले लोगों को सबसे बड़ी समस्या रहती है मित्रों आपके तूफान की या सुनामी की। ये प्राकृतिक आपदाएं जो होती है बड़ा नुकसान पहुंचाती है, तो इसका हानि देखनी पड़ती है। दूसरा आपके समुद्री सीमा जो होती है उस पर अतिरिक्त व्यय करना पड़ता है। एक तो हमने स्थलीय सीमा को लेकर सुरक्षा कर रखी होती है तो उस पर व्यय कर रखा होता है, लेकिन समुद्री सीमा के लिए हमें अतिरिक्त व्यय करना पड़ता है, पनडुब्बियां वगैरह, युद्धपोत वगैरह खरीदने पड़ते हैं। तो इस पे आपके अतिरिक्त सुरक्षात्मक क्या आता है, व्यय आता है। तीसरी इसकी हानि क्या होती है आपके समुद्री सीमा की, तो देखो मित्रों समुद्री लुटेरों का खतरा बना रहता है, समुद्री लुटेरों व आतंकवादियों का खतरा बना रहता है। आपको देख सकते हैं मुंबई जो आतंकवादी हमला हुआ था उसमें भी सारे आतंकवादी जो आए थे वो समुद्री रास्ते से होकर ही भारत में प्रवेश किए थे। तो समुद्री लुटेरों और आतंकवादियों का भी खतरा बना रहता है। तो ये कुछ हानियां हैं मित्रों, लेकिन हानियों के बावजूद भी हमारी समुद्री सीमा जो है आपके बहुत ही क्या है, लाभदायक है। ये ध्यान रखिएगा, समुद्री सीमा का बहुत ही अलग ही महत्व है। तो ये मित्रों हमने पूरी की पूरी बात किस पर की है, समुद्री सीमा पर की है। एक छोटी सी बात है मित्रों, हमारे भारत को है ना उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है, भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं इसको हम लोग। तो भारत को भारतीय उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है मित्रों, हम लोग एशिया महाद्वीप में स्थित हैं और महाद्वीप का कोई भी ऐसा भाग जो अपनी एक अलग ही भौगोलिक या पर्यावरणीय या सांस्कृतिक दृष्टि से अलग ही क्या रखता हो, पहचान रखता हो, है ना। पूरे के पूरे एशिया महाद्वीप से उस भाग की या किसी भी महाद्वीप से उस भाग की अलग ही क्या होती है, भौगोलिक विशेषताएं होती है, अलग ही पर्यावरणीय विशेषताएं होती है, अलग ही सांस्कृतिक विशेषताएं होती है। तो उसको उस महाद्वीप का उपमहाद्वीप कहा जाता है। हमारा भारत जो है वो विभिन्न पर्वत श्रेणियों से
एशिया महाद्वीप से क्या होता है, अलग होता है। जैसे हम लोग देखें हिंदू कुश पर्वत श्रेणी है, सुलेमान पर्वत श्रेणी है, हिमालय पर्वत श्रेणी है, इधर पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ हैं, है ना, इधर आपके अराकान योमा है। तो ये आपके पूरी की पूरी पहाड़ियाँ क्या करती है, आपके भारत के प्रायद्वीप ये भारत के क्षेत्र को जो है एशिया के बाकी भाग से क्या कर लेती है, अलग कर देती है भौगोलिक दृष्टि से। वहीं नीचे दृष्टि में देखें हम लोग तो हिंद महासागर जो है आपके, ये भी भारत को आपके बाकी क्षेत्रों से क्या कर देता है, अलग कर देता है। तो ऊपर से पर्वत श्रेणी अलग कर देती है, नीचे से हिंद महासागर अलग कर देता है, तो बीच में भारत का भाग पूरा का पूरा एक महाद्वीप के रूप में अलग बच जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं उप महाद्वीप देते हैं भौगोलिक दृष्टि से। इसकी सांस्कृतिक और पर्यावरणीय विविधता भी आपके बाकी एशिया से जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, इसीलिए भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। एक चीज़ याद रखिएगा मित्रों, भारतीय उपमहाद्वीप में कुल 8 देश शामिल है। भारतीय उपमहाद्वीप में कुल कितने देश आते हैं, 8 देश आते हैं। तो इसमें आपके अफगानिस्तान आ जाता है, पाकिस्तान आ जाता है, नेपाल आ जाता है, भूटान आ जाता है, इसके अलावा आपका बांग्लादेश आ जाता है, श्रीलंका आ जाता है और मालदीव आ जाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8वां हमारा भारत। तो ये आपके भारतीय उपमहाद्वीप जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें आपके टोटली कितने देश आते हैं, 8 देश आते हैं। तो ये पूरे के पूरे भौगोलिक, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक दृष्टि से बाकी एशिया से क्या रखते हैं, भिन्नता रखते हैं, इसलिए इसको उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। मित्रों, इस जो है आपके तटीय सीमा के पार्ट में हमने भारत की तटीय सीमा की नॉर्मल जानकारी ली और हमारी सीमा को 2 भागों में बांटा, स्थलीय और समुद्री। समुद्री सीमा की पूरी जानकारी हमने ले ली है। अब बची हमारी स्थलीय सीमा की जानकारी। अगली क्लास में हम लोग भारत की स्थलीय सीमा पर विस्तार से चर्चा करेंगे और भारत का सामान्य परिचय कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग भारत के दूसरे भौतिक प्रदेशों की ओर चलेंगे, नए टॉपिक की ओर चलेंगे। आज के लिए इतना ही।